जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और आज हम बात करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में समझते हुए क्लास 7 यानी कि लास्ट क्लास में हमने इन 6 क्लास के माध्यम से संवैधानिक विकास को विस्तार से समझने का प्रयास किया था। हमने कंपनी के अधीन आए हुए अधिनियमों को समझा, हमने क्राउन के अधीन आए हुए अधिनियमों को समझा, जहां हमने इनकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखा। लास्ट की क्लास में हमने 1909 के अधिनियम एवं 1919 के अधिनियमों को देखा था, जहां हमने बात की थी कि किस प्रकार अंग्रेजों द्वारा जो नई नीति अपनाई जा रही थी, यानी कि भारत में जो हो रहे एकीकरण को रोकने के लिए यहाँ पे इन्होंने फूट डालना प्रारंभ किया, या फिर बोले कि इन अधिनियमों के माध्यम से भारत को बांटना प्रारंभ किया, या फिर भारत के जो समुदाय हैं उनको बांटना प्रारंभ किया। हमने देखा कि 1905 के समय लॉर्ड कर्जन द्वारा किस प्रकार भारत में बंगाल का विभाजन किया जाता है, 1906 में किस प्रकार मुस्लिम लीग का गठन होता है और 1909 के माल्य मिंटो अधिनियम में अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया जाता है। यह ऐसी चीज़ थी जिसने भविष्य के पाकिस्तान के निर्माण करने के लिए एक नींव का काम किया। आगे हम 1919 के अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के माध्यम से सिखों के लिए और गैर ब्राह्मणों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान देखते हैं। हमने देखा कि धीरे धीरे अंग्रेजों की जो नीतियां थीं वो इस प्रकार बढ़ रही थीं कि भारत में किसी भी वर्ग को एक ना होने दिया जाए। लेकिन यहाँ पे जो हम 1919 का समय देखते हैं यह एक गांधी युग के रूप में देखते हैं, जहाँ पर गांधी जी ने चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन के माध्यम से यह एक भारत की जनता को दिखा दिया था कि भारत को भी आज़ादी मिल सकती है। 1917 से 1919 का जो दौर हम देखते हैं, भारत में कई प्रमुख घटनाएं हो रही होती हैं। जैसे भारत में रॉलेट एक्ट आता है, भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसने भारतीयों को काफ़ी अंदर से झकझोर दिया, जहाँ पे यह अब एक जो चिंगारी थी वो आग के रूप में बढ़ चुकी थी कि अब भारत के जो लोग हैं उनको आज़ादी चाहिए ही चाहिए। ऐसे में भारत का सबसे प्रमुख आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में होता है, जहां हम देखते हैं कि यह आंदोलन एक अहिंसावादी आंदोलन था, जो कि एक अखिल भारतीय जन आंदोलन के रूप में उभर कर आ रहा था, क्योंकि यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष में कई समुदायों के लोगों ने हिस्सा भी लिया था। यह आंदोलन धीरे धीरे भारत के लोगों में एक चेतना जगा रहा था कि अब भारत को भी यहाँ पे आज़ादी मिल सकती है, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पे एक वादा किया था कि 1 वर्ष में वो आज़ादी दिलाएंगे, जो कि गांधी जी ने इसलिए किया था ताकि लोगों का एक समावेशन इस आंदोलन में हो सके। लेकिन 1922 की एक घटना ने गांधी जी के इस लक्ष्य को, इस आंदोलन को पूरी तरह के तोड़ दिया, और यह घटना थी चौरी चौरा हत्याकांड, जहाँ हम देखते हैं कि कुछ उग्रवादी जो भारत के असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए जो नेता होते हैं या फिर राष्ट्रवादी नेता होते हैं, उनके द्वारा एक चौकी में आग लगा दी जाती है, जो कि गोरखपुर में होती है। ऐसे में कई पुलिस कर्मी की मौत हो जाती है, और यहाँ से गांधी जी इस आंदोलन को रोक देते हैं, और अंग्रेजों को एक मौका मिल जाता है कि वह इस आंदोलन को एन कैन प्रकार पूरा दबाने का प्रयास भी करते हैं, और वो कामयाब भी होते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रोकने की वजह से गांधी जी की बड़े नेताओं के माध्यम से काफ़ी आलोचना भी होती है। लेकिन अगर हम उस दौर में देखें कि यहाँ पर गांधी जी का इस आंदोलन को रोकना काफ़ी सही निर्णय भी था। आगे हम देखते हैं कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इस वक्त भारत में राष्ट्रवादी जो नेता या फिर राष्ट्रवादी जो समूह उभर के आ रहे थे, जो राष्ट्रवादी चेतना भारत के लोगों में जागृत कर रहे थे, वह फिर से सुसुप्त होने लगती है, फिर से शांत होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे अब नेताओं का अभाव देखने को मिल रहा होता है। ऐसे में भारत में कुछ हिंसावादी या फिर बोले उग्रवादी नेताओं का उभार होता है, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ये नेता इसी दौर में, जिस वक्त भारत में इन राष्ट्रवादी नेताओं का जो आंदोलन हो रहे होते हैं उनका अभाव देखने को मिल रहा होता है, वहाँ पे यह नेता कुछ दल के माध्यम से उभर के आते हैं, जैसे HRA, SSRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इन दलों के माध्यम से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों पर काफ़ी दबाव भी बनाया,
और ऐसी परिस्थितियां भी एक समय आ चुकी थी कि भारत में गांधी जी से ज़्यादा नाम इन नेताओं का हो रहा था। इनके दौर में हम कुछ प्रमुख घटनाओं को देखते हैं, जैसे काकोरी लूटकांड होता है, सांडर्स हत्याकांड होता है, असेंबली में बम फेंका जाता है। आगे हम देखते हैं कि 1927 में एक घटना होती है जिसको हम साइमन कमीशन जब आता है उस वक्त एक घटना होती है जहाँ पे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु होती है। साइमन कमीशन अगर देखें तो जहाँ 2 वर्ष बाद 1929 में भारत में आए हुए अधिनियमों की जांच करने के लिए इस कमीशन को लाना होता है, या 2 वर्ष पहले ही आ जाता है, लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे में जो भारत में जो राष्ट्रवादी नेता होते हैं उनके द्वारा काफ़ी बड़े स्तर पर इसका विरोध किया जा रहा होता है। ऐसे में एक विरोध के चलते, एक जन आंदोलन के चलते वहाँ पर पुलिस द्वारा लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी मारी जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ में हम देखते हैं कि इस घटना के चलते काफ़ी ज़्यादा दबाव कांग्रेस पर भी पड़ रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि 1930 में, 1931 में, 1932 के समय में भारत में गोलमेज सम्मेलन हो रहे होते हैं। ये जो साइमन कमीशन आया था इसके चलते हम देखते हैं कि अब 1930, 31, 32 में जो होने वाले गोलमेज सम्मेलन थे, यहाँ पे भारतीयों को अपना प्रतिनिधित्व लंदन भेजने का एक मौका मिला, जहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी कि अब भारत को एक संघ के रूप में माना जाएगा, यानी कि राष्ट्र के रूप में माना जाएगा। हालांकि 1932 में अंग्रेजों ने पुनः एक बार एक ऐसा काम किया जिसने भारत को तोड़ने का एक आग के रूप में काम किया, और वह थी सांप्रदायिक प्रचार। 1932 में हम देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा एक सांप्रदायिक प्रचार दलितों के लिए लाया जाता है, यानी कि दलितों के लिए अलग आरक्षण या फिर अलग इलेक्शन की बात की जाती है। ऐसे में गांधी जी द्वारा यरवदा जेल में अनशन पर बैठ जाते हैं, यानी कि गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में अनशन पर बैठ जाते हैं, जिसके चलते 1932 में एक पूना पैक्ट होता है जिसके माध्यम से यह डिसीजन लिया जाता है कि अब दलितों के लिए आरक्षण, इलेक्शन में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इसके बाद हम ये जो एक मोटा मोटा इतिहास था जिसको हमने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया, 1935 में अब यहाँ पे भारत का शासन अधिनियम आता है, जहाँ पे भारतीयों के लिए कुछ सुधार की व्यवस्था की गई, क्योंकि यह जो अधिनियम था यह भारत का सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता है, जिसमें लगभग 361 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम के माध्यम से अगर हम देखें तो भारतीयों को एक राष्ट्र का दर्जा मिल गया, यानी कि भारत संघ को एक राष्ट्र का दर्जा मिल गया, लेकिन ये ब्रिटिश भारत कहलाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब जो केंद्रीय स्तर और प्रांतीय स्तर थे वहाँ पे संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से विषयों को बांट दिया गया, जहाँ पे हम संघ सूची में 59 विषय उस वक्त देखते थे। अब तो काफ़ी परिवर्तित हो चुका है 7वीं अनुसूची में, लेकिन उस वक्त हम देखते थे कि जो संघ सूची थी वहाँ पे 59 विषय, राष्ट्र सूची में 54 विषय और समवर्ती 29 विषय रखे गए थे। अब हम आगे अगर देखें तो इस अधिनियम में कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए थे, जहां पर 1919 के अधिनियम में हमने देखा था कि प्रांतीय विधायिका में भारतीयों को स्थान दिया गया था, तो इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधायिका में भारतीयों को स्थान दिया गया। साथ में हम देखते हैं कि प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसको इस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया, एवं प्रांतीय स्तर पे जो राज्य थे या फिर बोले राज्य विधायिकाएं थे उनको ज़्यादा अधिकार दिए गए, यानी कि अब प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के माध्यम से 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की व्यवस्था की गई या फिर बोले स्थापना की गई। 1937 में वर्तमान संघीय न्यायालय के अनुसार उस वक्त 1937 में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, जहां एक तरफ हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। साथ में हम देखते हैं कि अब 10% भारतीयों को, 10% जनसंख्या को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इस अधिनियम के माध्यम से एक सबसे प्रमुख चीज़ और होती है कि भारत में जो 11 प्रांत थे उनमें से 6 प्रांतों को द्विसदनी बना दिया गया था, यानी कि एक तरफ लोकसभा तो एक तरफ राज्यसभा। अब ये 6 राज्य या फिर बोले विधानसभा या विधान परिषद उस समय उस तरह के अकॉर्डिंग में, अब ये 6 राज्य कौन थे? तो बंगाल, मद्रास, मुंबई, बिहार, संयुक्त प्रांत जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश बोलते हैं, साथ में असम। तो इन 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था की गई।
तो हमने 1935 की ये जो अधिनियम थे ये काफ़ी प्रमुख अधिनियम थे, क्योंकि जब भारत का संविधान तैयार होगा, भारत का अधिनियम बन रहा होगा, संविधान बन रहा होगा, तो इस 1935 के अधिनियम के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें उस भारत के संविधान में रखी जाएंगी। आगे हम देखते हैं कि 1935 के बाद 1937 में आम चुनाव होते हैं, जहाँ पे 2 वर्ष के लिए भारतीयों को अपनी कैबिनेट चुनने का एक अधिकार दिया जाता है। 1940 के वक्त हम देखते हैं धीरे धीरे कि भारत में कई सारे प्रस्ताव लाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वैश्विक रूप से देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ 1939 में बन चुकी थी, जहाँ पर जर्मनी ने कई सारे द्वीपों को, अमेरिका के द्वीपों को हमला करके अपने अंडर में कर लिया था। जापान ने मर्चूरी द्वीप को अपने अंडर में कर लिया था। ऐसे में ब्रिटेन के ऊपर काफ़ी दबाव बन रहा था कि वो भारत में जो भी उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी समाप्त करें। 1940 के दौर में हम फिर देखते हैं कि इन भारत में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं उनको समाप्त करने के लिए कई सारे प्रस्ताव लाए जाते हैं, ताकि इन ब्रिटेन यानी कि जो मित्र राष्ट्र हैं, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इनका पूरी तरीके से ध्यान विश्व युद्ध पे हो सके। ऐसे में हम देखते हैं कि 1940 से लेकर के 1945 के वक्त कई सारे प्रस्ताव आते हैं, जैसे क्रिप्स मिशन आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है। लेकिन यहाँ पे भारतीय इन प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं होते हैं और 1942 में भारत का सबसे बड़ा आंदोलन, जिसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, जहाँ पे गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यानी कि अब धीरे धीरे करके हम देख रहे थे कि हम आज़ादी की ओर बढ़ना प्रारंभ कर चुके थे और 1947 तक पहुँचते पहुँचते भारत ने धीरे धीरे सारी चीज़ों पर अपना कंट्रोल करना एक तरीके से प्रारंभ कर दिया था। अंग्रेज भी ये बात समझ चुके थे कि अब वह लंबे समय तक भारत में टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि 1946 के दौर में हम देखते हैं कि भारत में नौसेना पर भी विद्रोह हो चुका था, जो कि अंग्रेज की रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी। 1947 में हम देखते हैं कि क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं, जिन्होंने भारतीयों के लिए आज़ादी के लिए फरवरी 1947 में आज़ादी का एक प्रस्ताव लाते हैं। 1947 के जून में हम देखें कि यहाँ पे मुस्लिम लीग द्वारा काफ़ी विद्रोह किया जाता है कि उनको अलग राष्ट्र चाहिए ही चाहिए। ऐसे में यहाँ पे कुछ आंदोलन, कुछ विद्रोह भी होते हैं, कुछ दंगे भी होते हैं, लेकिन एट लास्ट माउंटबेटन योजना के तहत भारत को 2 भागों में बांट दिया जाता है, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान होता है तो दूसरी तरफ भारत होता है। 1947 के अधिनियम को हम देखें तो इसमें कुछ प्रमुख प्रावधान रखे गए। यहाँ पे भारतीयों को स्वायत्तता दे दी गई, भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। साथ में हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जहाँ भारत को, तो वहीं 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया। यहाँ पे जो वायसराय का पद था 1947 के अधिनियम के बाद इसको पुनः गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, यानी कि केंद्रीय स्तर पर गवर्नर जनरल और प्रांतीय स्तर पर जो स्वायत्तता दी गई थी वो गवर्नर को दी गई थी। यहाँ पे देखा जाता है कि इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को स्वयं अपने लिए संविधान बनाने का एक अधिकार दे दिया गया। या तो आप अपना स्वयं का संविधान बना सकते हैं, या तो फिर किसी देश के अधीन यानी कि ब्रिटेन के अधीन रह करके उनको संविधान को अपना सकते हैं, या फिर 1935 के जो अधिनियम बना था उसको अपने देश के अनुसार चला सकते हैं। साथ में जो भारतीय रजवाड़े थे उनको पाकिस्तान या भारत में शामिल होने का एक अधिकार दे दिया गया। तो इस अधिनियम के माध्यम से हम देखते हैं कि धीरे धीरे सारे अधिकारों को भारत के पास रख लिया गया था और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। तो यह हमने एक एक करके 1773 से लेकर के 1947 तक के सारे अधिनियमों को विस्तार से समझा है, साथ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखा है। अब यहाँ पे संविधान सभा का 1946 में गठन भी हो चुका होता है, भारत में संविधान भी बनना प्रारंभ हो चुका होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम संविधान सभा का गठन कैसे होता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं, कैसे डिस्कशन होता है, कितने समय में भारत का संविधान बन के तैयार होता है, इन सभी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक वीडियो आएगा जिसमें 1773 से लेकर के 1947 तक के सारे अधिनियमों का एक एक करके उसमें क्वेश्चन रखे गए होंगे, जिसको आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो यह थी आज की क्लास। इससे संबंधित जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।